Hello guys, this is Abdullah Ansari and I welcome you all on this incredible platform of The Last Study। आज हम लोग करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र और आवेश, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे देख लेते हैं। पहला हमारा भूमिका होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना वैद्युत आवेश क्या होते हैं, फिर उसके बाद चालक तथा विद्युत विरोधी, और फिर उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा आज के क्लास का वो होगा क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक, और ये जो सीरीज चलेगा पूरा हम लोग कंप्लीट क्लास 12 की जो होगी एनसीईआरटी लेवल तक हम अपना कॉन्सेप्ट या फिर बोल सकते हैं कि थ्योरी कंप्लीट करते चलेंगे, और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे जो कि एनसीईआरटी लेवल होंगे सिर्फ। ठीक, और भी अगर थोड़ा सा हाई लेवल चाहिए जेईई या नीट के लिए तो फिर उसके लिए हम अलग सीरीज बनाएंगे। ठीक, तो ये जो सीरीज हमारा जो चलेगा वो पूरा क्या होगा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड यानी बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होगा, और स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो देखिए हमारा जो 12th क्लास स्टार्ट होता है वो क्या होता है, पहले हम 11th की अगर बात करें हम तो 11th में क्या था हमारा, बहुत हम लार्ज बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे थे। कोई भी वो ऑब्जेक्ट था उसको फेंक दिए तो उसका क्या मोशन होगा, फिर उसके बाद कोई हमारा फिर वो काइनेमेटिक्स में था। फिर दूसरा जो चैप्टर था वो क्या था हमारा एनएलएम था, उसमें जो लार्ज बॉडी थे उन पे फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पे क्या क्या उनके परिवर्तन आएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद फिर हमारा ग्रेविटेशन आया, और भी लार्ज बॉडी यानी कि सोलर और जितने भी प्लैनेट वगैरह होंगे उनके बारे में हम बात किए हैं। लेकिन जो हमारे जैसे क्लास 12 स्टार्ट होता है यहाँ पे हम एकदम छोटी से छोटी जो होते हैं क्या बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि जो मूलभूत कण होते हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। वैसे जो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। ठीक, तो वैद्युत आवेश क्या होता है ये पहले हम जानना चाहेंगे कि वैद्युत आवेश असल में होता क्या है। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में या फिर पहले से हमको पता होना चाहिए, अगर 12th क्लास में आएगा तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पता होगा कि वैद्युत आवेश क्या होता है। कि कोई भी जो बॉडी है तो सबके पास कुछ ना कुछ तो गुण होता है। जैसे अगर ये हमारे पास एक मार्कर है, ठीक, मार्कर एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो इसके पास क्या है, एक मास है, इसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, द्रव्यमान होगा, और ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपने आसपास का जगह घेरेगा, इसके पास आयतन है। ठीक, वैसे ही इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, आवेश होगा। यह भी क्या है, हमारा आवेश क्या है, यह भी एक क्या है, मूलभूत गुण है किसका, हर एक वस्तु का, जो भी हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वस्तु, ठीक, उसका एक मूलभूत गुण होता है आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, फिर कोई न्यूट्रल चार्ज होता है, जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। अभी इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जो भी देखेंगे वो क्या होगा, हमारा चार्ज। असल में तो हम देखेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है और उसके द्वारा जो क्षेत्र बनेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये कब होंगे, तभी होंगे जब हमारा आवेश जो होगा वो स्थिर होगा। इसी की वजह से हम लोग क्या नाम इसका दे देते हैं, दो चैप्टर को मिला के, एक हमारे ये चैप्टर हो गया और इसके जो अगला नेक्स्ट है, दोनों को मिला के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। इसके वजह से हम लोग इसको स्थिर वैद्युत बोलते हैं। जैसे ही चार्ज को हम मूवमेंट कराने लगेंगे, जैसे उसको हम वेलोसिटी दे देंगे, जैसे उसका कुछ स्थान में परिवर्तन यानी कि वेलोसिटी, स्थान में परिवर्तन इन द सेंस कि अगर जीरो वेलोसिटी से कराएं, मतलब धीरे 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 उसको उसके स्थान में परिवर्तन कराएं, तो उसमें कोई करंट हमारा नहीं आएगा, वो भी स्थिर वैद्युत में ही आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको एक्सेलरेशन दे देंगे, एक्सेलरेशन जैसे ही आया उसमें, तो क्या हमारा होगा, करंट बनने लगा, विद्युत धारा बनने लगेगा। तो फिर उसके बाद वो चैप्टर है। फिर उसके बाद फिर अब विद्युत धारा बना, फिर विद्युत धारा बनने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है, यानी कि हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो फिर उसके बाद वो पढ़ेंगे। फिर ऐसे ऐसे ही हमारे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे, रे ऑप्टिक्स होगा, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम। इस तरह से हमारा पूरा क्लास 12 खत्म होगा फिजिक्स का। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस क्लास का, ठीक, जो कि भूमिका है। तो भूमिका आपने देख ही लिया कि ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, कि जो हमारा आवेश रहेगा उसके स्थिर रहने पे क्या क्या हमारे पास प्रभाव दिखते हैं, उनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत आवेश। वैसे तो हमने भूमिका बता दिया कि इस चैप्टर में भूमिका में यही है कि हाँ इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में पढ़ने के बाद अब क्या क्या जान जाएंगे।
ठीक, ये सारी चीज़ें थी। वैद्युत आवेश आते हैं। वैद्युत आवेश होता क्या है, तो वैद्युत आवेश देखिए क्या होता है। जब भी कोई बॉडी होती है, अभी मैंने बताया कि जब भी कोई, ये मान लेते हैं एक हमारी वस्तु है, ठीक, ये हमारी वस्तु है, इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक। अभी सारा चीज़ बताएंगे कि चार्ज कैसे आता है, फिर कैसे उस पर धनात्मक चार्ज आते हैं, कैसे उस पर ऋणात्मक चार्ज होते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक। तो अभी हमको देखना है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो हर एक बॉडी, जितनी भी बॉडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी वस्तुएं इस दुनिया में हैं, उनके पास क्या होता है, उनकी जो मूलभूत गुण होता है, एक वो ये भी होता है कि उनके पास कुछ ना कुछ आवेश होता है, ठीक। अब वो आवेश कैसा होता है, या तो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पे जाकर बात करना चाहें कि उस पर आवेश कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करना चाहें, तो जब हम लोग को सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको एटम मिला था, ठीक। एटम में, जब एटम के अंदर हम लोग जब गए तो क्या मिला हमको, एक न्यूक्लियस मिला, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या था, अगर न्यूक्लियस को अगर हम इनलार्ज करके बना दें, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस में क्या था हमारा, प्रोटॉन था, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, और एक क्या था हमारा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या होता है हमारा, 0 का चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक। अब इसके अराउंड, इसके चारों तरफ क्या हो रहे थे, हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ठीक। पहले वैसे पहले कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। इसके चारों तरफ हमारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। कितने हो गए, 3 3 6 7 1 8, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 12th या फिर 11th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था उसमें आप लोगों ने देख चुका होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए कैसे ये हमारा, ये एटम का हम बात कर रहे हैं, जैसे सभी किसी भी क्या बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अगर हम तोड़ते जाएं एकदम छोटा से छोटा पार्टिकल लें, तो क्या हमको मिलेगा, एटम मिलेगा। अब एटम के अंदर भी क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास अंदर, उसके एटम के अंदर। अब तो और भी सारी चीज़ें आ गई हैं, क्वार्क्स आ गया है, फिर क्वार्क्स को जोड़ने वाले भी बहुत सारी चीज़ें, वो तो नहीं पढ़ना है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, अभी रिसेंटली वो सब की डिस्कवरी हुई है, तो इसके वजह से हम लोग अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो अभी हम लोग के सिलेबस में बस ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक ही है, ठीक। तो अब देखते हैं कि कोई भी वस्तु पे चार्ज कैसे आता है। तो देखिए चार्ज कैसे आता है, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन था, और उसके बाहर में क्या था, इलेक्ट्रॉन, और एक न्यूट्रॉन भी था न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन को हम नेग्लिजिबल, चार्ज के मामले में नेग्लिजिबल करते हैं। अगर मास के मामले में देखा जाए तो न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसके वजह से चार्ज के, अगर हम चार्ज के लिए कंपेयर कर रहे हैं, तो चार्ज में क्या होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज जो होता है वो 0 का होता है, और प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है एक प्रोटॉन के पास। और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है हमारा चार्ज, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। देखिए, ठीक। अब देखिए ये हमारा, अगर हम किसका बात करें, अगर हम नियोन की बात करें, नियोन की, तो नियोन में क्या होता है, ये हम जो, अगर हम न्यूक्लियस के अंदर हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन की संख्या क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 10, ठीक। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 है, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, ऐसा केस किस में होता है, हमारा नियोन में होता है। इसकी वजह से स्टेबल होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इसके पास प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहने का मतलब क्या है कि जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, जिसके वजह से क्या है, ये स्टेबल है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी इसके पास आवेश नहीं है, ठीक। अब जैसे ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दे, और या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका हम निकाल लें, तो क्या होगा, अगर हम निकाल लेंगे तो ये जो, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन पूरा कितना बचा, 9 बचा, यानी कि -9 आया हमारे पास।
लेकिन प्रोटॉन तो उतना का उतना ही है, तो 10 का 10 है। इसका मतलब कि +1 का चार्ज इस बॉडी पे आ गया, कह सकते हैं। ठीक, अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर से एक दे दें। 10 इसके पास पहले से था, अगर हम पहले से 10 था और एक पे दे दिए तो क्या हो गया, हमारे 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन तो हमारा उतना ही था, 10 का 10 ही है, उसमें तो हम कुछ नहीं छेड़छाड़ किए हैं। तो इसके वजह से इस पे क्या होगा, ये हमारा -10 -11 और पहले से हमारा 10 ही था, तो इसकी वजह से इस पर क्या होगा, -1 कूलम्ब का आवेश आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि हम उसको धन आवेशित किए हैं या फिर ऋण आवेशित किए हैं, या नेगेटिवली चार्ज किए हैं या फिर पॉजिटिवली चार्ज किए हैं। और एक बात क्लियर कर दूं, कभी भी हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, ना ही इसमें डाल सकते हैं, ये हमारा क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि जैसे ही करेंगे तो बॉम्ब बन जाएगा। ठीक, यही फिर न्यूक्लियर फ्यूजन और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ते हैं। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्शन करनी पड़ती हैं, चेन रिएक्शन होते हैं, इसकी वजह से हमारी बहुत हाई एनर्जी लगती भी है और फिर निकलती भी है। ठीक, इसी की यही सारी चीज़ें अगर आप प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन के साथ खेलने लगे, ठीक, उनको अगर हम निकालने लगे या फिर उसमें बम्बार्डिंग कराने लगे तो क्या होगा, हमारा बॉम्ब बन जाएगा। उसी की वजह से अभी हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना था। क्या किए थे कि हाइड्रोजन के, बताएं कि नहीं बताएं, चलो थोड़ा सा बता देते हैं कि हीलियम के जो न्यूक्लियस थे उस पर क्या किया गया, बम्बार्डिंग की गई हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से ना। तो क्या हुआ कि दोनों न्यूक्लियस जब एक में टकराए तो क्या होना, एनर्जी मास कन्वर्जन होता है, E = mc²। ये हमारा आता है एनर्जी मान कन्वर्जन। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है तो संभाल लीजिएगा। ठीक, तो शक्ति और द्रव्यमान का जो कन्वर्जन होता है उसी से हमारा एक रिलेशन आता है जिसको कहते हैं E = mc²। ये हमारे आइंस्टीन जी ने दिया था, बहुत बड़े। ठीक, तो इस यहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, अभी चिंता लेने की लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको बस यही ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा आवेश आएगा या फिर जाएगा, मतलब आवेश आएगा जाएगा मतलब ये कहने का यही मतलब है कि हमेशा जो प्रतिस्थापन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास बॉडी में, पहले हम न्यूट्रल थे, हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। हमने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिया तो क्या हो गया, हम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस और मेनली प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो कोई भी वस्तु होगा, उसको हम कैसे आवेशित कर सकते हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये हमारा हो गया, भूमिका हो गया। वैद्युत आवेश क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करना चाहें तो अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12, तो इट इज़ बेटर कि आप लोग अभी से अपना नोट्स बनाते चलें। ठीक, अपना नोट्स खुद से बनाएं, दूसरों का प्रीफर ना करें। बहुत लोग आएंगे कहेंगे कि अरे लिखने की क्या जरूरत है, कहेंगे टाइम पास करना, लेकिन सच बता रहा हूँ खुद से करो। क्योंकि अगर अपना नोट्स लास्ट के टाइम अगर एक बार नज़रों से गुजार भी लोगे ना तो वो अच्छे से समझ में आएगा, कंपेयर टू कि तुम किसी दूसरे का नोट्स अपना प्रेफर करो। ठीक, अगर हम विद्युत आवेश का बात करें, वैद्युत आवेश का, तो यह क्या होता है, यह किसी भी वस्तु का मूलभूत गुण होता है। जिससे कि कोई वस्तु
कर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव दिखाता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, हमारा डिफिनेशन हो जाएगा। अब इसके पास देख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं कि क्या हमारा वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, और हाँ, वैद्युत आवेश को हम किस चीज़ से दिखाते हैं, तो इसको हम दर्शाया जाता है किस चीज़ से, क्या लिखें, कूलाम से, ऐसा सी से दिखाया जाता है। ठीक, नहीं, क्यू से दिखाया जाता है, कूलाम इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसे क्यू से, कैपिटल क्यू या फिर कहीं कहीं आपको स्मॉल क्यू भी मिलता है ना। ठीक, ये सारी चीज़ें इससे हमको दिखाते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा कूलाम होता है, सी से दिखाते हैं। ठीक, और इसको हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, कूलाम। ठीक, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई आवेश के बारे में। अब देखते हैं इसके बाद में कि अगर हम बात करें, अभी जो बताया था ना कि कोई भी वस्तु होगा उसको हम आवेशित कर सकते हैं, ये तो बताया था अभी। तो आवेशित कैसे करते हैं, मतलब कितना आवेश हो जाएगा उस पर, कि या फिर चलिए एक उससे पहले एक और टॉपिक देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार में हम पहला देखते हैं धनात्मक आवेश, और दूसरा हमारा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। ठीक, यह हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा है नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये हमारे क्या है, हमारे आवेश के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक, अब देखिए, हम बताना ये चाहते थे ना कि कोई भी वस्तु होगा उसको हम या तो धन आवेशित कर सकते हैं या फिर ऋण आवेशित कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते थे, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर हम किसी वस्तु पे बाहर से इलेक्ट्रॉन हम उस पर ला के रख दें, उसके मतलब ला पे रख दें, मतलब कि बाहर से वो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले, तो क्या होगा, वो ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, धन आवेश होता है। और कितना होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भाई रटना है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, इतना होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, हमारे पास ऋणात्मक आवेश आ गया हमारे पास। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन अपना किसी और को दे दिया, मैंने त्याग दिया, ठीक, त्याग दिया, तो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो कितने का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या होता है, मतलब प्रोटॉन की बढ़ोतरी हो गई, तो उसको किसे दिखाते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये होगा। अब इसी के रिलेशन के लिए, इसी के रिलेशन को बताने के लिए एक हमारे पास सूत्र है, जो कि क्या होता है, Q = NE। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूत्र है, ये भी आपके 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, अब 2 नंबर में नहीं यार, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इस पे, कि कोई भी वस्तु है उस पर पहले क्या चार्ज था, मान लेते हैं कि उस पर 10 कूलम का चार्ज था। कोई भी वस्तु है, ठीक, मतलब प्लस माइनस कुछ भी है, और पूरा जो आपका परिणामी चार्ज था, परिणामी आवेश था, वो क्या था,
10 कूलम्ब का था। तो अब इसमें पूछ सकता है, क्या पूछेगा, 10 कूलम्ब का आवेश था हमारे पास, अब क्या हो गया, कुछ का मतलब कुछ भी चीज़ की है कोई भी, या फिर करना क्या है, हमको वही करना है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापन ही करना है, इसके बाहर हमारी औकात नहीं है कुछ, ठीक। प्रतिस्थापन किए, अब इसके पास कितना चार्ज आ गया, 12 कूलम्ब का चार्ज आ गया, देख रहे हो कितना बढ़ोतरी कर लिया, 12 कूलम्ब का चार्ज आ गया। तो अब हमसे पूछ सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी यहाँ तक, इस इतना आवेश तक हमको पहुँचाने में। देखो एक बात बता देते हैं, ये जो हमारा Q = N ही होता है ना, ये हमको बताता है, जैसे कि हमारे पास अब और इसी क्वेश्चन से अभी समझेंगे कि जो हमारे पास पहले क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जो हमारे पास अंतिम आवेश था और माइनस करेंगे किसके, प्रारंभिक आवेश में, तो जो आएगा ये इसमें हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वो कितना बदला है, ये हमको बताता है। ये नहीं बताता है कि हमारे पास 10 कूलम्ब का चार्ज था, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन हम एक्सेप्ट किए हैं या फिर गेन किए हैं, या फिर कितना मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये कभी नहीं बताता है, ठीक। तो असल में ये चीज़ है, ये बताता है, ये कॉन्सेप्ट कि हमने कितना इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन किया है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। 10 कूलम्ब का हमारे पास पहले से चार्ज था, उसको हमने 12 कूलम्ब का कर दिया, वही बॉडी को हमने 12 कूलम्ब का आवेश दे दिया। तो अब 10 से 12 आवेश तक पहुंचाने में हमने कितना इलेक्ट्रॉनों की प्रतिस्थापन किया है। और प्रतिस्थापन ये भी हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन ले बाहर से, या फिर ये भी हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन दे, ठीक, समझ में आ गया। तब देखिए पहले हमारा 10 था, बाद में 12 हो गया, यानी कि कितना कूलम्ब का अंतर है, कितना आवेश का अंतर है, यानी कि अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करें, ठीक, तो ये हमारा अंतिम था, ये हमारा प्रारंभिक था, तो 12 माइनस 10 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 कूलम्ब आ जाएगा, ठीक। तो हमारे Q की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, यानी कि जो हमारा एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे अगर डेल्टा लगा देना तो और सही होगा। ये वैसे दिया तो नहीं रहता है NCERT लेवल में, तो असल में ये इसका मतलब होता है कि 10 कूलम्ब था, उसके बाद हम 12 कर दिए, तो इन 10 से 12 तक पहुंचने में हमने कितना एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन का किया है वो हमको बताता है। तो हमारा 2 कूलम्ब आया है प्रतिस्थापन की वजह से, जो भी करने की वजह से 10 से 12 तक पहुंचाने में हमको 2 कूलम्ब का आवेश मिला है कि जो बदला है, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। तो 2 हमारा Q = क्या था, हमारा डेल्टा Q हमारा हो जाएगा 2 कूलम्ब, और N हमारा N हमको पता करना है कि कितना हमने इलेक्ट्रॉन लिया है या फिर दिया है। और ये भी चीज़ समझ लो प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक, लेकिन हमें जो धनात्मक है, धनात्मक क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी धनात्मक चीज़ें बढ़ेंगी तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने त्याग रहा है, तभी उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगी, ठीक, यानी कि धनात्मक आवेश आएगा। यानी कि इसमें तो और धनात्मक ही आ रहे हैं ना, पहले 10 था और 12 कूलम्ब हो गया, इसका मतलब 2 और धनात्मक चीज़ें बढ़ गई, तो इसके वजह से हम लोग इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक। अब N था और इनटू E के पास ये चार्ज, ये देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा चार्ज होता है, नेट चार्ज इसको बोलते हैं, यानी कि आवेश। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हमारा क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E को ना ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसकी वैल्यू नियत होती है, ठीक, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक, ये हमको पता है, ये रट लो, ये मतलब पता होना चाहिए, ठीक। और N × -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब हमको क्या पता करना है, N की वैल्यू पता करना है कि कितना हमने एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का कितना हमने प्रतिस्थापन किया है, वो हमको N बता के देगा, ठीक।
तब n को एक तरफ कर लेते हैं और 2 बटा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चीज़ें क्लियर? यहाँ से कैलकुलेशन है आपका 20 बटा में कितना है 16, 20 बटा में 16 इंटू 10⁻19। ठीक, n की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो इसको अगर हम और प्रिसाइजली जाएं तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी कि 5 बटा में यहाँ पे लिख दें तो 5 बटा में 4 गुणे 10⁻19। समझ रहे हो? अगर हम इतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वैसे आप कहेंगे कि माइनस क्यों आ रहा है, तो माइनस से ये हम पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं? कुछ नहीं पता कर सकते हैं, यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था इसकी वजह से था, तो यही पता कर सकते हैं। और ये हमको पता अपने से मतलब अपने कॉमन सेंस से पता करना होगा कि इलेक्ट्रॉन हमने लिया है या फिर दिया है। ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव है यानी कि धन आवेश है उसमें बढ़ोतरी हुई है या फिर घटा है। अगर हमारा 10 कूलम था, ये भी हमारा प्लस का था, फिर उसके बाद हमारा 12 हो गया, यानी 10 से 12 आने पे क्या हुआ, हमारा बढ़ाई होगा, तभी ना हुआ। तो इसके वजह से ऐसा होता है। ठीक, ये भाई इसी में है, इसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक, 5/4 इंटू 10⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने क्या किया है, प्रतिस्थापित किया है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हुआ है, इसके वजह से 10 कूलम से हमारा 12 कूलम तक कोई वस्तु आवेशित हुई है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, इतनी चीज़ें हमको इससे आती है। ठीक, धनात्मक आवेश क्या है, ऋणात्मक आवेश क्या है, ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। जब भी कोई वस्तु अपने क्या बोलते हैं बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो क्या होगा, धन आवेशित होगा, नहीं ऋण आवेश होगा, तो ऋण आवेशित हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग देगा यानी उस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। ठीक, तो ये बारीकियाँ आप लोग ध्यान रखते रहिएगा। ठीक, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। ठीक, इसके अब आगे देखते हैं, आगे चलें। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। फिर और एक बड़ा जंग लड़ना है, किसको लेके, चालक तथा विद्युत रोधी के लिए, विद्युत रोधी के लिए। और ये चीज़ें ना आप लोग 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 8 क्लास में ही हमको जहाँ तक याद आ रहा है, 7 या 8 क्लास में ही आप लोग साइंस में पढ़ लिए होंगे कि चालक क्या होता है, कुछ चालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है और विद्युत चालक क्या होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना। और यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, बस वही चीज़ें हैं। हाँ, इसमें यहाँ पे वाले ही देख सकते हैं ये कि कोई भी वस्तु कैसे चालक होता है और कैसे कुचालक होता है, कैसे विद्युत रोधी होती है कोई, और कैसे कोई वस्तु विद्युत का सुचालक हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अगर ध्यान से सुने और थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें तो समझ सकते हैं। ठीक, जितना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चालक क्या होता है और विद्युत रोधी क्या होता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग 8वीं क्लास से ही देखते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 7वीं से भी होगा। तो चालक अभी इस चैप्टर में, चालक तो वैसे होता है, ऊष्मा का चालक भी होता है। तो इस चैप्टर में हमको क्या देखना है, विद्युत का चालक कौन होता है और विद्युत रोधी कौन होता है ना। चालक कौन होता है और विद्युत रोधी कौन होता है। तो वैसे वस्तुएं जो अपने से होकर विद्युत का प्रवाह करने दें उनको क्या कहते हैं, हम लोग चालक कहते हैं। लिख लो, ऐसा मतलब 2 नंबर ये आ सकता है। वैसी वस्तु जो अपने से होकर विद्युत का प्रवाह होने दें उन्हें चालक कहते हैं। ठीक, ये हमारा होता है चालक
और विद्युत रोधी क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा ना, ठीक। वैसे वस्तुएं जो अपने से होकर विद्युत का प्रवाह न होने दे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्यों होता है, तो ये क्या होता है कि जिन वस्तुओं के पास अपना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो और वही क्या होते हैं, आवेश होते हैं। आवेश तो वही है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके पास आवेश है। आवेश का जो फंडामेंटल पार्टिकल है ना, अगर फंडामेंटली जाकर उसको देखें, मूलभूत कण जाकर देखें कि आवेश किसी चीज़ पे क्यों आ रहा है, तो हम प्रतिस्थापन जो है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से आ रहा है ना। प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन जब करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तभी हमारे पास आवेश आता है। और जब भी आवेश प्रवाह होने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चालक हो जाएगा। जो भी वस्तु है आवेश का प्रवाह करने देंगी वो क्या हो गए, हमारे चालक हो जाएंगे। और जो रोकें, प्रवाह न होने दें, उन्हें हम क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हमारी जो भी होती हैं मेटल होती हैं, मेटल होती हैं, जैसे लोहा मान लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक। हमारा शरीर हो गया, मानव शरीर, ठीक। ये सारी चीजें हो गई हमारी चालक की एग्जाम्पल। अगर हम विद्युत रोधी की बात करें, विद्युत रोधी की, विद्युत रोधी, तो क्या हो जाएगा, यही डिफिनेशन होगा, बस वहां पे क्या कर देंगे, वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर विद्युत का प्रवाह न होने दे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। अब इसका एग्जांपल हम देखना चाहें तो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक। जो कि अपने से होकर विद्युत का प्रवाह न होने दे उन्हें हम लोग कुछ चालक विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक। ये आधा पौधा है, ठीक। ये हमारी चीज़ें हो गई। अब फिर इसके बाद शायद वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से हम लोग ये जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरण का आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। प्रेरण द्वारा आवेशन असल में क्या होता है ना कि दो बॉडीज होंगी, दो हमारे पास वस्तुएं होंगी, ठीक। आपको वर्ड से समझ में आना चाहिए कि जो वस्तु होंगी एक दूसरे से प्रेरित होंगी। इसके पास कुछ चार्ज होगा, इसके पास कुछ चार्ज होगा, मतलब कि इसके पास कुछ आवेश होगा, इसके पास कुछ आवेश होगा, दोनों को पास में लाएंगे, एक दूसरे से प्रेरित होकर अपना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेंगे, इसकी वजह से कुछ ना कुछ आवेश आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक। ये डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ाई करिए।